हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा जैसे कि आप जानते हैं अभी पलवल में हालात इतने सुधरे नहीं हैं, तो उसी कारण से अभी हम ऑनलाइन क्लासेस लेने को विवश हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ऊंचे लेवल पर है। तो इसी कारण से जो है अभी हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो बना रहे हैं उसी श्रृंखला में मैं आपकी अगली क्लास बनाने जा रहा हूँ बेटा, बिज़नेस स्टडीज़ की। चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग और मार्केट का जो अर्थ था ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से, परंपरागत और आधुनिक तरीके से, वो हम दोनों का अर्थ देख चुके हैं। उसके बाद हमने मार्केटिंग की विशेषताएं, विपणन की विशेषताएं देखी थी, फीचर्स देखे थे लास्ट लेक्चर में। आज जो बात मुझे करनी है वो इस बात की करनी है कि व्हाट कैन बी मार्केटेड, कि हम किस किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। देखो बेटा, जितनी डिस्कशन हमारी अब तक पीछे हुई है उसको सुन के, पढ़ के या समझ के शायद मन में ये आता होगा कि हम सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं, अर्थात हम सिर्फ उत्पाद, वस्तु या किसी सेवा की मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं? क्या सिर्फ भौतिक वस्तुएं और सेवाओं की मार्केटिंग हो सकती है, इसके अलावा किसी और चीज़ की मार्केटिंग नहीं हो सकती? नहीं, इसका जवाब है नहीं, कि मार्केटिंग हम इसके अलावा और भी चीज़ों की कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मार्केटिंग को पूरा समझें कि किसकी हो सकती है, तो हमें ये जानना होगा प्रोडक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखिए, आम तौर पे जब हम सुनते हैं प्रोडक्ट, वस्तु, तो उससे हम समझ लेते हैं भौतिक वस्तु, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसको देखा और छुआ जा सकता है, जैसे खाने के बिस्कुट, टेलीविज़न, शूज़, प्लास्टिक बोतल, लेस का पैकेट, टीवी रिमोट, एयर कंडीशनर, कार। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये भौतिक वस्तुएं हैं, हम इसी को प्रोडक्ट मान लेते हैं। लेकिन बेटा, मार्केटिंग के एंगल से सिर्फ भौतिक वस्तुएं प्रोडक्ट नहीं होती, प्रोडक्ट की डेफिनेशन थोड़ी विस्तृत होती है, बड़ी होती है। तो प्रोडक्ट के डेफिनेशन में क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर, अ प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट का मतलब है एक बंडल, एक कलेक्शन। किसका कलेक्शन? यूटिलिटीज़ का, उपयोगिताओं का, जिसके द्वारा दैट कैन बी यूज्ड, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। इसके अलावा आप मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। यानी इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके लिए ग्राहक का कुछ मूल्य है, जिसको ग्राहक खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है, या जो ग्राहक के लिए उपयोगी है, उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसमें सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं आती, भौतिक वस्तुओं के अलावा और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है ना? यानी अगर हम प्रोडक्ट का रियल मीनिंग समझें तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले के लिए उपयोगी है और जिसका उपयोग किया जा सकता है सामने वाले ग्राहक की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं। एक तो वो चीज़ें आ सकती हैं जिनको हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि जो टेंजिबल नेचर के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मोटरसाइकिल, बिस्कुट, बाइक, बल्ब, पेंसिल, टेलीविज़न, रिमोट, एयर कंडीशनर, ये सब क्या हैं? ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, भौतिक वस्तुएं। ये तो प्रोडक्ट में आते ही हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आ सकती हैं, जैसे कि सेवाएँ। ठीक है ना? अब बिजनेस प्रोडक्ट के, भौतिक वस्तुओं के अलावा सेवाएं भी तो देता है। वो सेवाएं भी तो मानव के लिए उपयोगी हो सकती हैं, वो सेवाएं भी तो मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती हैं। इसलिए हम अगर प्रोडक्ट की विस्तृत डेफिनेशन को लें, ब्रॉडर डेफिनेशन को लें, बड़ी डेफिनेशन को लें, तो उसमें सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं आएंगी बल्कि सेवाएं भी आएंगी। बस फ़र्क यह होता है, भौतिक वस्तुएं टेंजिबल नेचर की होती हैं, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जबकि जो सेवाएं होती हैं वो इनटेंजिबल नेचर की होती हैं, जिनको आप देख और छू नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, आप डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, जो उसने आपका इलाज किया वो डॉक्टर ने आपको सेवा दी। अब उसके इलाज को ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, तो ये इनटेंजिबल नेचर की चीज़ है। लेकिन फिर भी ये आपको कुछ ना कुछ उपयोगिता आपके लिए रखती है। तो ये कोई भौतिक वस्तु तो नहीं है इलाज। तो इलाज क्या है? इलाज वो सेवा है, वो सर्विस है जो आपको डॉक्टर से प्राप्त हुई है। तो ये इंटेंजिबल नेचर की होती है।
और इसके अलावा उसी डॉक्टर से आपने दवाई भी खरीद के ली, तो दवाई वो वस्तु है जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो ये वो भौतिक वस्तु है जो आपने डॉक्टर से ली, अर्थात ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट में दोनों ही आते हैं, टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी और इनटेंजिबल सर्विसेज भी, अगर हम प्रोडक्ट की असली डेफिनेशन को समझें तो मन में सवाल आता है कि क्या सिर्फ भौतिक वस्तुओं की या फिर सेवाओं की ही मार्केटिंग की जा सकती है? क्या उसके अलावा किसी और चीज़ की मार्केटिंग नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के अलावा भी बहुत चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। अब किन किन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है? किसी व्यक्ति की मार्केटिंग भी हो सकती है, किसी विचार की मार्केटिंग भी हो सकती है, किसी स्थान की मार्केटिंग भी हो सकती है, किसी अनुभव की मार्केटिंग भी हो सकती है। अब ये सब कैसे हो सकती है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। आओ सबसे पहले बात करते हैं भौतिक वस्तुओं की। भौतिक वस्तु में क्या क्या आ गया मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऐसी सब चीज़ें जिनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल प्रोडक्ट्स, और हिंदी में भौतिक वस्तुएं। ये तो प्रोडक्ट में आते ही हैं, इनकी मार्केटिंग तो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि होती ही रहती है, जैसे DVD प्लेयर, मोटरसाइकिल, बाइक, पेंसिल, रबड़, इरेजर, ये सब वो चीज़ें जिनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। ऑफकोर्स इनकी मार्केटिंग तो हो सकती है, तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा क्या आती हैं? सेवाएं, सर्विसेज। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डॉक्टर का इलाज, टीचर की टीचिंग, लॉयर का आपको इंसाफ यानी कि वकील का आपको इंसाफ दिलाना, ठीक है। ये सब कुछ सेवाएं हैं जो एक ग्राहक उपयोग करता है, ठीक है। तो इन सेवाओं की मार्केटिंग भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा था जो भी चीज़ सामने वाले के लिए उपयोगी है उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। अब ये सेवाएं भी तो ग्राहक के लिए उपयोगी होती हैं। जब ग्राहक बीमा लेने जाता है तो बीमा के नाम पे क्या उसको कोई भौतिक वस्तु दी जाती है? नहीं, सिर्फ बीमा के नाम की सेवा दी जाती है। हेल्थ केयर, जब कोई ग्राहक अपना इलाज करवाने जाता है तो उसे इलाज किया जाता है, इलाज माने सेवा, तो वो भी उसके लिए उपयोगी होती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। जब आप स्कूल में एजुकेशन लेने जाते हो तो आप एजुकेशन के नाम पे क्या लेकर आते हो? कोई भौतिक वस्तु लेकर आते हो? नहीं, शिक्षा लेकर आते हो। और शिक्षा देने के लिए जो टीचर कार्य करता है उसे हम सेवा कहते हैं। अर्थात भौतिक वस्तुओं के अलावा कुछ सेवाएं भी हैं जो किसी के लिए, ग्राहक के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अर्थात भौतिक वस्तुओं के अलावा सेवाओं की मार्केटिंग भी की जा सकती है, ठीक है ना। आप देखते हो कि टीवी में ऐड आती है, हमारे से बीमा करवा लीजिए, इस डॉक्टर से इलाज करवा लीजिए, या इस स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। तो क्या वो किसी भौतिक वस्तु को बेच रहे हैं? नहीं, वो अपनी सेवाओं की मार्केटिंग कर रहे हैं कि आइए हमसे सेवा प्राप्त कीजिए, हमें पैसे दीजिए ताकि हम लाभ कमा सकें। तो उन्होंने कोई भौतिक वस्तु नहीं बेची, उन्होंने सेवाओं की मार्केटिंग करी। तो भौतिक वस्तुओं की मार्केटिंग भी हो सकती है और सेवाओं की भी हो सकती है। इनके अलावा बेटा विचारों की मार्केटिंग भी हो सकती है। जैसे कि आप टीवी पर देखते होंगे, ऐड आती है अक्सर कि पोलियो का टीका लगवा लो, ब्लड डोनेट करो, रक्तदान करो, या फिर पैसे का दान करो, चैरिटी करो। ये सब चीज़ें क्या हैं? वो किस चीज़ के बारे में मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या वो कोई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं आपको? नहीं। क्या वो भौतिक वस्तु बेच रहे हैं? नहीं। फिर ये किस चीज़ की मार्केटिंग है? ये बेटा विचारों की मार्केटिंग है। जब वो आपसे कह रहे हैं कि रक्तदान करो, इसका मतलब वो रक्तदान के विचार की मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आपसे रक्तदान करवाना चाहते हैं, तो ये रक्तदान के विचार की मार्केटिंग है। जब वो आपसे कहते हैं पोलियो का टीका लगवा लो, इसका मतलब ये आपको पोलियो से बचाने का जो विचार है उस विचार की मार्केटिंग है। जब वो आपसे कहते हैं कि पैसा दान कीजिए, तो वो पैसा दान करने का जो विचार है उस विचार की मार्केटिंग है। तो कई बार भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के अलावा विचारों की भी मार्केटिंग की जाती है। जब कोई सामने वाला ये चाहता है कि इस विचार पे आप चलें, तो वो उस विचार की मार्केटिंग आपके सामने करता है ताकि आप उस विचार को फॉलो करें, ठीक है ना बेटा। तो कई बार उन पे इन सब की मार्केटिंग करने के लिए भी टीवी पर इन सब की ऐड वगैरह आप देखते हैं, तो वो सब क्या होता है? वो विचारों की मार्केटिंग होती है। उसके बाद बेटा विचारों के अलावा व्यक्तियों की मार्केटिंग भी हो सकती है। अब आपको व्यक्तियों की मार्केटिंग कैसे होती है? आप टीवी पर ऐड देखते हो, इस पार्टी को वोट दें, बीजेपी में इस नेता को जिताएं, या कांग्रेस के इस नेता को जिताएं। तो ये सब क्या होता है? जब कोई कहता है कि बीजेपी के इस नेता को जिताएं, इसका मतलब जो वो ऐड है वो आपसे क्या मांग रही है कि इस व्यक्ति को जिताएं। अर्थात वो जो मार्केटिंग की जा रही है उस व्यक्ति की जा रही है। तो देखो यहाँ पर व्यक्ति की मार्केटिंग भी हो गई। इसके अलावा स्थान की मार्केटिंग भी हो सकती है। अब स्थान की मार्केटिंग, प्लेस की मार्केटिंग कैसे होती है? कई बार आपने ऐड देखी होगी बेटा, आगरा घूमने आए, ये प्रेम का शहर है। तो जब वो आपको आगरा बुला रहे हैं, इसका मतलब क्यों बुला रहे हैं?
क्योंकि जब आप आगरा जाओगे तो वहाँ कुछ खर्चा करोगे तो वहाँ जो आगरा की इकोनॉमी है, वहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, उसको कुछ फ़ायदा होगा। तो जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो किस चीज़ की मार्केटिंग करती है? वो उस जगह की मार्केटिंग करती है ताकि लोग वहाँ पर आएँ और कुछ खर्चा करें और वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को क्या हो, फ़ायदा हो। तो जब कोई टूरिज़्म इंडस्ट्री कहती है कि आगरा आओ, तो इसका मतलब वो आगरा नाम के स्थान की मार्केटिंग कर रही है। जब कोई इंडस्ट्री आपको मुंबई बुलाती है, वो कहते हैं आज ये पर्यटकों के लिए एड्स वगैरह बनाई जाती हैं कि आप मुंबई दर्शन कीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया पर आइए, एसएल वर्ल्ड घूमिए, तो वो किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या वस्तु बेच रहे हैं या कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं? नहीं, वो उस जगह की मार्केटिंग कर रहे हैं जहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वहाँ आप खर्चा करोगे तो उससे वहाँ की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ, अर्थव्यवस्था को कुछ ना कुछ क्या होगा, फ़ायदा होगा। और वहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उस पर भी आप कुछ खर्चा करोगे तो उसमें भी उसको बेनिफिट्स होते हैं। तो कई बार प्लेस की मार्केटिंग भी की जाती है जहाँ पर आपको उस प्लेस पे जानबूझ के बुलाया जाता है ना। इसके अलावा बेटा अनुभव की मार्केटिंग भी हो सकती है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग। आपने ऐसी एड्स भी देखी होंगी, आइए आपको महेंद्र सिंह धोनी के साथ लंच करवाया जाएगा, आइए ऐश्वर्या राय के साथ डिनर कीजिए, आइए बैलून राइडिंग का मज़ा लीजिए। तो ये सब जो मार्केटिंग की जा रही है, किसकी मार्केटिंग की जा रही है? क्या किसी जगह पे आपको बुलाया जा रहा है? क्या कोई विचार आपको बेचा जा रहा है? कोई भौतिक वस्तु या सेवा है? नहीं, ये किसी अनुभव की मार्केटिंग की जा रही है। अब MS धोनी के साथ अगर आप लंच करेंगे तो आपके लिए एक अलग तरीके का अनुभव होगा। ऐश्वर्या राय के साथ अगर आप डिनर करेंगे तो अलग तरीके का अनुभव होगा। अगर आप बैलून राइडिंग के लिए जाएंगे तो वो एक अलग तरीका का क्या होगा, अनुभव होगा। तो यहाँ पर आपको अनुभव बेचने की कोशिश की जा रही है। तो कई बार हम अनुभव की मार्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि जो अनुभव एक बार ग्राहक को प्रदान किया जाए वो उसके माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है। तो कई बार इंडस्ट्रीज़ अनुभव की मार्केटिंग कर भी पैसा कमाती हैं। तो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कई बार घटनाओं की, इवेंट्स की मार्केटिंग भी होती है। जैसे हमने देखा होगा टीवी पर ऐड आती है कि इंडिया पाकिस्तान के वनडे मैच शुरू होने वाले हैं, ठीक है, या दिवाली का मेला लगने वाला है, या कोई फैशन शो है, या कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट है जहाँ पर कोई बहुत फेमस कोई सिंगर आ रहा है जो गाना गा कर दिखाएगा, कोई फिल्म फेस्टिवल है, कोई घोड़ों की रेस है। ये सब क्या हैं? ये सब इवेंट्स हैं, घटनाएँ हैं। जब उनकी मार्केटिंग की जाती है, आपको वहाँ पर बुलाया जाता है या आपको उस इवेंट के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, इसका मतलब वो उन इवेंट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन इवेंट्स की टिकट्स तभी बिकेंगी जब वो उस इवेंट्स की मार्केटिंग करेंगे। अब मान लीजिए टीवी पर ऐड ही ना आए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, तो इंडिया पाकिस्तान की टिकट कौन खरीदेगा? अगर टीवी पर ये ऐड ना आए कि दिवाली मेला लगने वाला है, तो आप दिवाली मेला में कैसे जाओगे? आप वहाँ खर्च कैसे करोगे? उन लोगों की कमाई किस तरीके से होगी? अर्थात कई बार वो इवेंट्स की मार्केटिंग भी करते हैं। तो कई बार घटनाओं की मार्केटिंग भी की जाती है। इसके अलावा कई बार ऑर्गेनाइजेशन खुद अपनी मार्केटिंग भी करती है। संगठन जो होते हैं बेटा, वो अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। अपनी पब्लिक के सामने इमेज को बढ़ाने के लिए वो खुद की मार्केटिंग करते हैं। जैसे कई बार किसी बड़ी कंपनी का CEO आके हमारे को बोलता है, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, आओ चीज़ों को अच्छा बनाएं। इसका मतलब जब आप उस CEO को सुनते हो ऐसा कहते हुए, तो आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि वो कंपनी खुद ऐसा कह रही है, वो संगठन खुद ऐसा कह रहा है, तो आपके माइंड में उस संगठन की जो इमेज है, जो छवि है, वो बेहतर हो जाती है। तो कई बार संगठन अपनी खुद की मार्केटिंग करने के लिए भी सामने आते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना कुछ था जिसकी मार्केटिंग की जा सकती है। जो भी चीज़ सामने वाले के लिए उपयोगी है उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे अनुभव हो, चाहे कोई घटना हो या कोई संगठन हो। इन सब चीज़ों की मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों के प्रति सामने वाले को आकर्षित किया जा सकता है, इन सब चीज़ों से लाभ कमाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की इसका मतलब मार्केटिंग भी की जा सकती है। ठीक है ना। चलिए अब एक सवाल ये भी आता है, ये आपने जान लिया मार्केटिंग किस किस चीज़ की हो सकती है। अब एक सवाल आता है, हु इज़ द मार्केटर। देखो मार्केटिंग करने वाला मार्केटर है, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आपने आमतौर पे देखा होगा कि दो पार्टीज हमारे सामने आती हैं, एक तो बायर, एक सेलर। मैंने आपको बताया था ना मार्केटिंग किस पे खड़ी है, एक्सचेंज पे खड़ी है। एक्सचेंज माने आदान प्रदान। जब कोई दो व्यक्ति या दो संस्थाएं या दो संगठन आपस में कुछ एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो उसी आधार पे मार्केटिंग होती है। और मैंने कहा था एक्सचेंज करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, और आमतौर पे वो दो व्यक्ति कौन होते हैं, एक सेलर बेचने वाला और एक बायर खरीदने वाला। अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में से मार्केटर कौन होता है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का जवाब होगा जो बेचने वाला सेलर है वो मार्केटर होता है।
जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, आम तौर पर सेलर ही मार्केटर होता है, लेकिन पूरी तरह ये सच नहीं है। क्यों? देखिए कैसे। मार्केटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सचेंज की प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रोल निभाए, ज़्यादा एक्टिव होकर काम करे, उसको हम मार्केटर कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मार्केटर का माने कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्सचेंज की प्रक्रिया में, आदान प्रदान की प्रक्रिया में, एक्सचेंज के प्रोसेस में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए, ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करे, उसको हम मार्केटर कहते हैं। अब आम तौर पे हम देखते हैं कि सेलर ही ज़्यादा एक्टिव होता है जब वो माल बेचने आता है ना। वो ग्राहक की ज़रूरतों को पता करता है, उन्हीं ज़रूरतों के अनुसार प्रोडक्ट बनाता है और फिर ग्राहक को प्रमोट करता है, परसुएड करता है कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। और ग्राहक को ज़्यादा एक्टिव पार्ट नहीं लेता, वो सिर्फ जाके प्रोडक्ट को खरीद लेता है। इसका मतलब आमतौर पर ये देखते हैं कि सेलर ज़्यादा एक्टिव होता है और बायर कम एक्टिव होता है, इसलिए हम सेलर को ही मार्केटर मान लेते हैं। लेकिन बेटा कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं जहाँ पर सेलर से भी ज़्यादा कौन एक्टिव होता है? बायर एक्टिव होता है। कहाँ पर? एक्सचेंज की प्रक्रिया में। आपको कैसे, वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए ऐसा तब हो सकता है आमतौर पर जब बेचने वाले बहुत सारे हों लेकिन खरीदने वाले कम हों। माफ़ कीजिए, बेचने वाले कम हों और खरीदने वाले बहुत सारे हों। आप एक ऐसी स्थिति को इमेजिन करके देखिए, मार्केट में बेचने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है फर्म ए, और खरीदने वाले 100 कस्टमर हैं। अब अगर बेचने वाला एक है, खरीदने वाले 100 हैं, तो पूरी संभावना है कि उसके पास माल की शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि 100 के 100 लोग उसी व्यक्ति से खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पर बेचने वाले को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेचने वाले के लिए पास 100 ऑप्शन है, 100 ग्राहक हैं और बेचने वाला वो अकेला है। जबकि खरीदने वालों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, फर्म ए। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रयास सेलर नहीं करेगा, ज़्यादा प्रयास बायर करेगा। हर बायर की ये कोशिश रहेगी कि जो लिमिटेड सप्लाई है उसमें से हिस्सा पहले मुझे मिल जाए। जो खरीदने वाले लोग हैं, हर किसी की कोशिश ये रहेगी कि इससे पहले माल ख़त्म हो जाए, क्यों ना मैं ख़रीद लूँ। तो हर बायर ये कोशिश करेगा, सेलर को बोलेगा कि आप मुझे बेच दो, आप मुझे बेच दो, आप मुझे बेच दो। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्थिति में जहाँ पर सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, अर्थात बेचने वाले कम थे, खरीदने वाले ज़्यादा थे, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव किसको होना पड़ता है? बायर को होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में सेलर मार्केटर नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में बायर मार्केटर होता है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि आमतौर पर मार्केटर कौन होता है? मार्केटर का मीनिंग होता है वो व्यक्ति जो एक्सचेंज की प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए, ज़्यादा एक्टिव रहे। और आम तौर पे सेलर ही ज़्यादा एक्टिव होता है, वही पहले बायर की नीड्स को पता करता है, फिर उसी अनुसार प्रोडक्ट बनाता है, उसी अनुसार विज्ञापन करता है, फिर उसका दाम तय करता है, फिर उसे बेचता है। तो आम तौर पे सेलर ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए आम तौर पे मार्केटर भी सेलर होता है। लेकिन कई परिस्थितियों में जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, बेचने वाले बहुत कम हो, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हों, तो उस स्थिति में बायर को ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है ताकि लिमिटेड सप्लाई में से वो अपने लिए कुछ हिस्सा खरीद सके। तो उस स्थिति में फिर कौन एक्टिव ज़्यादा होता है? बायर। तो वहाँ पर फिर मार्केटर भी कौन होता है बेटा? बायर होता है। ठीक है, यानी कि ग्राहक बायर बन जाता है उन परिस्थितियों में। अब इसका एग्जांपल भी दे रखा है, जहाँ पर ग्राहक बायर होता है उस परिस्थिति, माफ़ कीजिए, जहाँ पर ग्राहक मार्केटर होता है उस परिस्थिति का एग्जांपल भी आपको दे रखा है। मान लीजिए एक स्थिति है जहाँ पर एक कंट्री ने न्यूक्लियर प्लांट लगाया, ठीक है, और उसके लिए जब कोई कंट्री न्यूक्लियर प्लांट या मशीन लगाती है तो उसको चलाने के लिए कुछ एक तेल चाहिए होता है, न्यूक्लियर फ्यूल, और काफ़ी पानी की सप्लाई भी चाहिए होती है। तो ऐसे केस में जिस कंट्री ने न्यूक्लियर प्लांट लगाया है वो बाकी कंट्रीज़ को ये कन्विंस करने की, राज़ी करने की कोशिश करेगी कि उन्हें वो तेल और भारी मात्रा में पानी सप्लाई किया जाए ताकि वो न्यूक्लियर प्लांट को चला सकें। अब न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ आपको आसानी से तेल नहीं देंगी, क्योंकि उस न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के बाद आप उससे न्यूक्लियर हथियार बना सकते हो, जो कि उसी कंट्री के लिए खतरा बन सकता है जिसने आपको तेल दिया। तो हर कंट्री आपको तेल या पानी देने से पहले सोचेगी। तो ऐसे केस में जो कंट्री तेल और पानी लेना चाहती है, यानी कि जो तेल और पानी की ग्राहक है, उस कंट्री को ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी और दूसरी कंट्री को राज़ी करना पड़ेगा तेल और पानी उसको बेचने के लिए। अर्थात यहाँ पर ग्राहक जो है वो मार्केटर हो जाएगा, बायर क्या हो जाएगा बेटा? मार्केटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा एक्सचेंज के प्रोसेस में,
वही क्या कहलाएगा बेटा, मार्केटर कहलाएगा। अगर सेलर ज़्यादा एक्टिव है तो सेलर मार्केटर बन जाएगा, यानी बेचने वाला एक्टिव है तो बेचने वाला मार्केटर हो जाएगा। और यदि ग्राहक यानी कि बायर ज़्यादा एक्टिव है तो बायर क्या हो जाएगा बेटा, मार्केटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका टॉपिक था मार्केटर कौन होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक, दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। टॉपिक नंबर 1 था बेटा व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। और दूसरा टॉपिक क्या था, हु इज़ अ मार्केटर, मार्केटर कौन होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे बेटा वो आप मुझसे पूछिए, मुझे आपके डाउट सोल्व करके बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।